यही यही वो जगह है पंडित जी, जहां से मेरा बेटा गायब हुआ था, गांव के प्रधान रघुनाथ सिंह ने कांपती आवाज में कहा। रघुनाथ सिंह यूं तो किसी से डरते नहीं थे। 6 फुट लंबा गठीला शरीर, चौड़े कंधे और तेज आवाज, उनके बोलते ही लोग सहम जाते थे। सफ़ेद धोती कुर्ता, सिर पर पगड़ी और हाथ में मजबूत लाठी उनकी शख्सियत से ही दबदबा झलकता था। लेकिन आज कुछ अलग था। आज उस ताकतवर आदमी के चेहरे पर भी डर साफ झलक रहा था, क्योंकि उनका छोटा बेटा मोहन शाम के वक्त शिवपुर गांव के बाहर बने पुराने शमशान घाट के पास से गायब हो गया था। गांव के लोग वैसे तो दिन में वहां से गुजर जाते थे, लेकिन रात में कोई उस ओर पैर तक नहीं रखता था। कहा जाता था कि वहां किसी भटकती आत्मा का साया रहता है, जो हर नए चांद की रात किसी न किसी को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। शमशान के बड़े से जंग लगे लोहे के फाटक के बाहर एक विशाल बरगद का पेड़ था। रघुनाथ उसी पेड़ को घूरते हुए बोले, तूने पक्के तौर पर यहीं देखा था ना रामू? मेरा मोहन इसी पेड़ के पास खड़ा था। हाँ प्रधान जी, रामू ने डरते हुए जवाब दिया। मैं रात के 8 बजे के करीब शहर जा रहा था, तो रास्ता उबड़ खाबड़ था तो बाइक धीमी कर ली थी। तभी नजर इस पेड़ पर पड़ी और देखा कि मोहन वहां खड़ा है, बिल्कुल पत्थर की तरह जड़, बिना हिले डुले। उसकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे किसी ने उसे सम्मोहित कर दिया हो। मैंने तुरंत बाइक रोकी और उसके पास पहुंचने की कोशिश की, लेकिन जब मैं 2 कदम आगे बढ़ा तो वो गायब हो गया, जैसे हवा में घुल गया हो। रामू की आवाज कांप रही थी। मैंने शमशान के अंदर झांक कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। तब मैं डर के मारे सीधा आपके पास भागा आया प्रधान जी। मुझे तो लगता है कि उस भटकते प्रेत ने ही मोहन को। चुप रह, रघुनाथ सिंह गरज कर बोले। उनकी आवाज ऐसी थी कि आसपास बैठे सभी लोग सिहर उठे। फिर वो अपने बगल में खड़े काले वस्त्र पहने युवक की ओर मुड़े। वो था तांत्रिक शंभुनाथ, जो आसपास के गांव में झाड़ फूंक और तंत्र मंत्र के लिए मशहूर था। उम्र ज्यादा नहीं थी, करीब 25 साल, लेकिन उसके ज्ञान और अंदाज ने उसे सबकी नजरों में अलग बना दिया था। रघुनाथ ने फोल्डेड हैंड्स से बोला, शंभुनाथ जी, मुझे पूरा यकीन है कि ये किसी प्रेत की करतूत है। गांव में किसी की इतनी औकात नहीं कि मेरे बेटे को उठा ले जाएं। आप कुछ भी कीजिए, बस मेरा मोहन मुझे वापस चाहिए। शंभुनाथ ने चारों ओर नजर दौड़ाई, फिर दोनों हाथ उठाकर धीमे स्वर में बोले, प्रधान जी, आपका बेटा एक शक्तिशाली रूह के वश में है। उसे छुड़ाने के लिए मुझे तंत्र साधना करनी होगी। उसके लिए कुछ सामग्री चाहिए, नींबू, सिंदूर, काले धागे और पुराने चंदन की लकड़ी। कल तक ये सब मेरे पास पहुंचना चाहिए, तभी मैं उस आत्मा पर नियंत्रण कर सकूंगा। रघुनाथ ने तुरंत अपने साथ खड़े 4-5 मजबूत आदमियों को आदेश दिया, जो भी चीजें ओझा जी मांग रहे हैं, कल सूरज ढलने से पहले सब तैयार हो जानी चाहिए। कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, समझे? सबने सिर झुकाकर जी प्रधान जी कहा। फिर उन्होंने रामू से कहा, जा, अब शंभुनाथ जी को उनके घर तक छोड़ा और ध्यान रहे रास्ते में पीछे मुड़कर मत देखना। रामू ने डर से सिर हिलाया और दोनों चुपचाप रात के घने अंधेरे में चल पड़े। बरगद के पीछे कहीं कोई हल्की सी हंसी गूंजी, धीमी, डरावनी और असहज। उसके बाद रामू शंभुनाथ को अपनी बाइक पर बिठाकर उसके घर छोड़ने निकल गया और रघुनाथ सिंह अपनी जीप से हवेली लौट आए। वो हवेली पूरे शिवपुर गांव में सबसे शानदार थी। ऊंची दीवारें, पत्थर के बड़े दरवाजे और भीतर घुसते ही एक चौड़ा बरामदा, जिसमें तरह तरह के फूल पौधे लगे थे। बरामदे से अंदर जाते ही एक विशाल हॉल आता था, जिसकी दीवारों पर रघुनाथ के पूर्वजों की पुरानी तस्वीरें टंगी हुई थी। लेकिन आज उस हवेली में सन्नाटा नहीं था। वहां रोना पीटना मचा हुआ था, क्योंकि उनका छोटा बेटा मोहन अब तक गायब था। रघुनाथ की पत्नी राधिका रो रो कर बेहाल थी। उसकी आंखें सूज चुकी थीं और चेहरा पीला पड़ गया था। रघुनाथ ने उसके पास जाकर धीरे से कहा, शांत हो जा भाग्यवान, क्यों इतना रो रही है? ओझा शंभुनाथ ने मुझे आश्वासन दिया है कि कल सुबह तक वो हमारे मोहन को उस प्रेत के चंगुल से बाहर निकाल लेंगे। राधिका ने आंसू पोंछे और बोली,
मतलब आपको अब भी यही लगता है कि ये सब किसी प्रेत की करतूत है? रघुनाथ ने त्योरियां कहाकर कहा। तो फिर तुम्हें क्या लगता है, ये प्रेत की करतूत नहीं है? राधिका ने ताने भरे लहजे में कहा। मैं तो आपको बहुत समझदार समझती थी, लेकिन आप तो निरीह भोले निकले। आपके बेटे को किसी प्रेत ने नहीं बल्कि आपके ही बड़े बेटे सुरेश ने गायब किया है। रघुनाथ का चेहरा सन्न रह गया। क्या? वे चीखे। तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो राधिका? भले ही तुम मेरी दूसरी पत्नी और सुरेश की सौतेली माँ हो, लेकिन सुरेश हमेशा तुम्हारा सम्मान करता आया है और अपने छोटे भाई मोहन से तो उसे बेहद लगाव था। इस बात का साक्षी मैं खुद हूं। राधिका ने ठंडी सांस ली और कहा, मैं ये नहीं कह रही कि हमारे रिश्ते खराब थे, लेकिन दरार तब पड़ी जब सुरेश की जिंदगी में वो लड़की आई। वो कुछ पल रुकी और धीरे से बोली, मोहिनी। मोहिनी का नाम सुनते ही रघुनाथ के जहन में जैसे कोई फिल्म चल पड़ी। उन्हें याद आया कुछ महीने पहले सुरेश एक अनजान लड़की को घर लाया था। उसकी मुस्कान में कुछ रहस्यमय था, और जब उसने पहली बार हवेली के दरवाजे पर कदम रखा था तो बरगद के सारे पत्ते एक साथ हिल उठे थे, जैसे हवा नहीं कोई और चीज गुजरी हो वहां से। रघुनाथ के मन में डर की एक लहर दौड़ गई। राधिका ने कांपती हुई आवाज में कहा, आपने ध्यान दिया था ना, जब से मोहिनी आई है घर में अजीब अजीब बातें होने लगी हैं। कभी दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, कभी रात में सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आहट आती है, और अब मोहन भी। राधिका की बात अधूरी रह गई क्योंकि उसी वक्त दीवार पर टंगी मोहन की तस्वीर धीरे धीरे हिलने लगी। रघुनाथ के हाथ से लाठी छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। तस्वीर के नीचे दीवार पर हल्का सा साया उभरा जो धीरे धीरे फैलने लगा और फिर अचानक गायब हो गया। राधिका ने डर से कांपते हुए कहा, सुनिए, वो साया आपने देखा? रघुनाथ ने जवाब नहीं दिया। उनकी निगाहें अब भी उस दीवार पर जमी थीं, जहां तस्वीर अभी भी हल्के हल्के झूल रही थी। बरगद के बाहर से ठंडी हवा का झोंका आया और ऐसा लगा मानो किसी ने बहुत पास से फुसफुसाया हो। अब देर हो चुकी है।